हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लब स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो रहने वाले हैं क्लास 12th सोशियोलॉजी के। आपको पता है जो हमारी बुक 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम बुक 2 को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारी बुक है उसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। अब हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, जितने नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद में अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप eklavyastudypoint.com को विजिट करके क्लास 12th का जो फोल्डर है उसमें जो सोशियोलॉजी का जो सेक्शन है वहाँ पर जाकर जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, चैप्टर वाइज जो थ्योरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, तो इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, उन सबको अवेलेबल देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी क्लास 12th सोशियोलॉजी के बारे में तो जितना मिड टर्म में आपका सिलेबस आ रहा है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बुक 2 से इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो उसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो हमें इनको कवर करना है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। इसके जो डिटेल्ड जो समरी है उसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल्ड में इस चैप्टर को पढ़ना है तो आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम वन शॉट में एक ही वीडियो के अंदर जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, चैप्टर का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। अब हम थोड़ा समझते हैं कि जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है वो होता क्या है। हमारा एक समाज है, समाज में हमें अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं वो देखने को मिलती है। अब अलग अलग संस्थाओं में जैसे धर्म हो जाएगा, जाति, ठीक है, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इनमें जो बेसिकली जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं को संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज में जो जाति है वो भी समाज को संचालित करने का काम करती है, समाज के लिए कुछ जो नियम होते हैं उनको निर्धारित करती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उसी के टाइम पर कुछ आधुनिक विचार भारत में आए थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, और समाज में एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ जिसने इन जो भारत में जितनी कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ बोलने का काम किया था, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, गोविंद महादेव रानाडे, ठीक है, तो ये जो कुछ व्यक्ति थे उन्होंने बात की थी। अब इन्होंने क्या क्या काम किया कि समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी नियम थे, उसमें परिवर्तन की मांग की और समाज में एक जो परिवर्तन था उसको स्थापित, बदलाव को स्थापित करने का काम किया था। तो वहाँ से जो जाति के जो नियम थे उनमें परिवर्तन आया था, समाज के जो नियम थे उसमें परिवर्तन आया था, और इसी को संरचनात्मक परिवर्तन के नाम से जाना जा सकता है। एक दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो आर्थिक जो हमारी संस्थाएं उसमें परिवर्तन आता है। जैसे कुछ टाइम पहले तक तो वहाँ पर जो मुद्रा थी उसके माध्यम में जो सिक्के वगैरह थे उनका यूज़ होता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसमें परिवर्तन आता है और आज के टाइम पर हम जो नोट होते हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग प्रणाली में जो परिवर्तन आया है उसको भी हम एक संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसने हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाला है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो हमें सब को पता है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसके बहुआयामी प्रभाव है, और कुछ जो भारतीय उन्होंने उत्कृष्ट रचनाएं इसमें की हैं। अब उत्कृष्ट रचनाओं का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बुक्स लिखी हैं, कुछ ऐसे जो नॉवेल्स होते हैं, उपन्यास होते हैं, लिखे हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली है, रिकॉग्निशन मिला है। जैसे अगर हम बात करते हैं अरुंधति रॉय की, तो उन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा है। इसके बाद में झुम्पा लाहिड़ी जी, उन्होंने जो द नेम शेक है ये बुक लिखी है। तो कई सारी जो बुक्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला जो इंडियंस के द्वारा लिखी गई है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, इस तरीके से प्रभावित किया है अंग्रेजी का जो ज्ञान है, यानी कि इंग्लिश की जो नॉलेज है, उसके बाद उसकी वजह से ही भारत को इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत में एक यहाँ पर अच्छी मोनोपोली हमें देखने को मिलती है। इंग्लिश भाषा की वजह से ही जो भी हमें डिप्राइव्ड ग्रुप्स भारत के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। क्योंकि अगर हम पुरानी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी दलित वगैरह थे तो उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो अब जब उनको इंग्लिश की नॉलेज हो चुकी है तो जो दलित वगैरह हैं उनके लिए अवसरों की जो समानता है, अवसरों के जो द्वार हैं वो खुल चुके हैं। अंग्रेजी को आज भी एक विशेषाधिकार माना जाता है कि जिसको अगर
इंग्लिश की नॉलेज है तो उसको जो नौकरी है, जो रोज़गार है वो अच्छे से मिल जाएगा, और जिसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसको नौकरी प्राप्त करने में, एक जो जॉब होती है उसको प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है उपनिवेशवाद क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या है। तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक जो देश होता है दूसरे देश की शासन व्यवस्था पर काम करता है, उसी को उपनिवेशवादी व्यवस्था कहा जाता है। और आज के टाइम पर जो ब्रिटेन है वो उपनिवेशवाद के रूप में हम उसको आधुनिक काल का एक उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो विश्व था उस पर ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित था, और ये कहा जाता था कि जो ब्रिटेन था उसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। ठीक है, तो ये उपनिवेशवादी व्यवस्था का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आधुनिक शिक्षा है उसका जो विकास है वो जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा ही हुआ है, उसके माध्यम से हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था तो वहाँ पर भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। उसके बाद में मैकॉले आते हैं और वहाँ पर वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें भारत में अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को प्रसारित करने के लिए ऐसा वर्ग तैयार करना पड़ेगा जो हमारी जो संस्कृति है उसको प्रसारित करे। और इसमें वो जो वर्ग होगा वो हम कह सकते हैं शरीर से, रूप से, रंग से भारतीय होगा, लेकिन उसके जो विचार होंगे उसकी, ठीक है, उसका जो मस्तिष्क होगा अंदर से वो क्या होगा, अंग्रेजी होगा, अंग्रेज आदमी होगा। तो वहाँ से शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी विकास की बात की जाती है। उसके बाद में भारत में जो ब्रिटेन था उसको अच्छे से शासन करना था, तो उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका विकास किया था, और न्यायिक प्रणाली थी उसका विकास किया था। समाज में कुछ सुधार की आंदोलनों का उदय हमारे समाज के अंदर वो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटेन भारत में कुछ जो आधुनिक विचार थे उनको लेकर आया था तो वहाँ से क्या हुआ था, समाज में स्वतंत्रता, समानता, इनकी जो बातें थी वो समाज में चलने लगी थी। तो वहाँ से समाज में समानता की बात की गई थी, तो समाज में कुछ ऐसा एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया था जिसने समानता के लिए बात की थी। और समाज में जो कुरीतियाँ थी, जातिगत भेदभाव थे, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, जो जो विधवा का पुनर्विवाह था उसके बारे में बात की थी। तो वहाँ से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटेन भारत में आया था तो आधुनिक विचारों को लेकर आया था और उसने राष्ट्र की जो चेतना थी उसको जागृत करने का काम किया था, सभी लोगों को एज अ नेशन यूनिटी में रहने के लिए प्रेरित किया था। तो वहाँ से नेशनलिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। नए जो पेशेवर वर्ग थे उनका उदय होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जब विकसित हो चुकी है तो उसके लिए कुछ लोगों को ट्रेन किया गया, तो वहाँ से टीचर का जो एक वर्ग था, टीचर्स की जो क्लास थी वो डेवलप होती है। प्रशासनिक जो प्रणाली थी, ठीक है, उसका विकास होता है। तो वहाँ पर जो कह सकते हैं नौकरशाही जो वर्ग है उसका विकास होता है। इसी के साथ में जो न्यायिक प्रणाली होती है तो वहाँ पर जो जजेस हैं और जो लॉयर हैं तो उनका विकास होता है। डॉक्टर्स वगैरह का यहाँ से हमें हमें देखने को मिलता है कि उनका उदय होता है। उसके बाद में जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, जैसे गुरुकुल प्रणाली थी, उसका पतन शुरू हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसके जो प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूंजीवाद किसे कहते हैं, तो 2-3 व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें पूंजीवाद हो जाता है, समाजवाद हो जाता है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है, ये चीज़ें आती हैं। तो पूंजीवाद जो होती है कि ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं वो उस पर कुछ विशेष लोगों का स्वामित्व होता है, उनके हाथों में होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है और पूंजीवादी व्यवस्था से सुनिश्चित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक उदाहरण हो सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण, जिसको नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्बनाइजेशन, तो उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा लिखें। तो औद्योगिकरण की अगर हम बात करते हैं, किसी देश या क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें बड़े पैमाने पर जो भी बदलाव आता है उसको औद्योगिकरण कहा जाता है। और ये जो बदलाव होते हैं मशीनों के माध्यम से, तकनीकी विकास के माध्यम से, और जो उद्योग होते हैं उनकी स्थापना करके लाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो मशीनों से उत्पादन होता है जिसको यांत्रिक उत्पादन कहा जाता है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जो उत्पादन पर जो निर्भरता होती है उसके लिए जो संसाधन का उपयोग होता है वो अमानवीय होता है, यानी कि जिस पर जो मानव होते हैं उनका हस्तक्षेप कम होता है, जिसमें वाष्प, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, वेपर, ये जो चीज़ें होती हैं इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये औद्योगिकरण का एक उदाहरण होता है। शहरीकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो लोग होते हैं गाँव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जिसमें क्या होता है, शहरों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, यानी कि जो आबादी होती है, शहरों की आबादी होती है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और शहरों का विस्तार होता है। तो ये शहरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर गांव और शहर दोनों में हमें आर्थिक, सामाजिक और जो भौतिक संरचना होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब लोग
गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो गांव में जो खेती वगैरह करने के लिए जो मजदूर होंगे उनकी कमी देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से जो कृषि उत्पादन होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं शहरों में, ये जो आबादी है, जो किसानों की आबादी थी वो शहरों में चली जाती है, तो वहाँ पर वो काम करेंगे, तो वहाँ पर शहरों में आर्थिक विकास देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो संरचना होती है, सामाजिक संरचना, भौतिक संरचना, आर्थिक संरचना, उसमें बदलाव, उसमें परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो ब्रिटिश औद्योगिकरण है उसका भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो औद्योगिकरण जो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था और भारत में विपरीत था दोनों तरीके से, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन में जो उत्पादन था, निर्माण था, वो बढ़ा था, लेकिन भारत में जो उत्पादन था और जो निर्माण था उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो दोनों प्रक्रियाएं थी वो एक दूसरे के विपरीत चल रही थी। जैसे जैसे ब्रिटेन में उत्पादन था वो बढ़ रहा था, लेकिन भारत की जो उत्पादित वस्तुएं थी उनकी जो मांग थी वो घट रही थी। पुराने जितने नगरीय पतन थे, नगरीय केंद्र थे, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुके थे, उनका पतन होना शुरू हो चुका था। रेशम और जो कपास, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत का था उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी, तो उसके उत्पादन में और निर्यात में काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई थी जब ऊपरी जो कह सकते हैं यूरोप था, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई थी, तो वहाँ से मशीनों का उत्पादन शुरू हो चुका था। और भारत में जो कपड़ा बनता था वो अच्छी क्वालिटी का होता था, हाथों से बनता था, इसलिए वो महंगा होता था, ठीक है। तो मशीनों से जो कपड़ा बनता था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता था, तो लोगों ने जो सस्ता था उसको प्रेफर किया, ना कि महंगे को। तो इसी वजह से जो भारत में निर्यात था वो गिरता चला गया था। इसी के बाद में अगर हम बात करते हैं, जो प्राचीन नगर थे जिसमें सूरत, मछलीपट्टनम, इनका जो अस्तित्व था वो कमज़ोर होता चला गया, इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो कम होती चली गई थी। कुछ जो आधुनिक नगर थे जिसमें हम कह सकते हैं कोलकाता, मद्रास, पुणे, ठीक है, और जो मुंबई था, बॉम्बे था, उसका विकास शुरू होता है। और जो भारत में कारीगर थे, कलाकार थे और कुलीन वर्ग था, ये किस पर निर्भर थे, जो हम कह सकते हैं कपड़ा उद्योग था भारत का, और उस पर निर्भर करते थे, ठीक है, शिल्प जो उद्योग था उस पर निर्भर करते थे। तो जब उन उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया था, तो इन लोगों का जो रोजगार था वो भी संकट में चला गया था, इनका भी पतन होना शुरू हो गया था। तो इसी वजह से जो हम कह सकते हैं ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण आया था वो भारत में उसने अपने दुष्परिणाम छोड़े थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आज़ादी के बाद में भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार हुआ था। इंडिया में जब इंडिपेंडेंस आई थी उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आज़ादी से पहले उसकी जो नींव थी वो किस प्रकार पड़ी थी। तो भारत में औद्योगिकरण और जो नगरीकरण है उसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे, आधुनिक विचार थे वो लेकर आए थे, शहरों में किस तरीके से रहा जाता उसकी जो जीवन पद्धति थी उसको लेकर आए थे। तो औद्योगिकरण और जो नगरीकरण था वो अंग्रेजों के माध्यम से भारत में आया था, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें दी थी। इसी के साथ में जितने भी भारतीय राष्ट्रवादी थे उनके लिए एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण से क्या तात्पर्य था कि भारत के जितने भी संसाधन थे, भारत की जो आर्थिक पूंजी थी, उसको ब्रिटेन के जो लोग थे भारत से निकालकर अपने देश में ले जाते थे और वहाँ पर जाकर अपना विकास करते थे, उसका उपयोग करते थे, ठीक है। तो उनके लिए ये केंद्रीय मुद्दा था, एक सेंट्रल हम कह सकते हैं एक बिंदु था, ठीक है, जिसके आधार पर वो अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो उपनिवेशवाद से पहले की जो भारत की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली थी और संपन्नता से भरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे भारत में अंग्रेज आते हैं तो गरीबी भी हमें देखने को मिल जाती है। जितने भी स्वदेशी आंदोलन हुए थे उसमें ये बात तय थी कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वो मजबूत रहेगी, ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आधुनिक विचारों के द्वारा ही जो लोगों ने ये अनुभव किया था कि गरीबी है उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे लोगों को समान अवसर देकर जो गरीबी है वो ख़त्म की जा सकती है, लोगों को समान अधिकार देकर गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात की गई थी। और जितने भी राष्ट्रवादी थे उनके अनुसार उन्होंने ये माना था कि तीव्र और जो वृहद औद्योगिकरण है उसी के माध्यम से देश की और जो लोगों की आर्थिक स्थिति उसमें सुधार किया जा सकता है और वहीं से लोगों का विकास, देश का विकास हो पाएगा। इसके बाद में इसके लिए जब भारत आज़ाद हो गया तो यहाँ पर भारी मशीनीकृत जो उद्योग थे उनका विकास हुआ, उनकी स्थापना की गई थी। और इन्हें बनाने के लिए जो उद्योग थे, पब्लिक सेक्टर और जो कोऑपरेटिव सेक्टर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, महत्वपूर्ण माना गया था। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि जो आधुनिक भारत है उसकी जो नींव है वो वृहद और लौह इस्पात उत्पादक उद्योग, विशाल बांध और जो विद्युत शक्ति के जो केंद्र हैं उनके आधार पर की जाएगी, उनके आधार पर रखी जाएगी इसकी नींव आधुनिक भारत की, ठीक है। तो ये बात कही जाती है भारत में जब आज़ादी आई थी उसके बाद में औद्योगिकरण किस तरीके से हुआ था। औद्योगिक शरण क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो औद्योगिक शरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी क्षेत्र की जो औद्योगिक गतिविधियां होती है उसमें गिरावट या फिर कमी आने लगती है। अब ये जब होता है जब उत्पादन कम हो जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, उनकी नौकरियां चली जाती हैं, तब औद्योगिक शरण
हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है पाश्चात्य और भारतीय औद्योगिकरण के पैटर्न में अंतर बताइए, यानी किस तरीके से भारत में औद्योगिकरण हुआ था और जो वेस्टर्न था उसमें किस तरीके से, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसमें किस तरीके से औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उन दोनों के पैटर्न के बारे में हमें बात करनी है। तो यूरोप और अमेरिका में औद्योगिकरण जो था 18वीं शताब्दी के अंत में और जो 19वीं शताब्दी थी उसकी शुरुआत में आया था। ठीक है, इसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसमें उत्पादन के जो तरीके थे उसमें भारी परिवर्तन आए थे, यानी कि अलग अलग जो तरीके थे उसके माध्यम से उत्पादन किया जाता था। इसी के साथ में अगर हम भारत में औद्योगिकरण की बात करते हैं तो वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आया था और यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी काफ़ी ज़्यादा धीमी थी, काफ़ी धीमी गति से भारत में औद्योगिकरण हुआ था। इसी के साथ में पश्चिमी देशों में जो औद्योगिकरण हुआ था उसका जो आधार था वो पूंजीवाद था। यहाँ पर जितने भी निजी उद्योग थे, बाजार थे, उसको आधार बनाया गया था और यहाँ पर जो निजी उद्योग थे, ठीक है, उनका वर्चस्व था यहाँ पर। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, तो इसी के आधार पर जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसको स्टार्ट किया गया था, उसके मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर जितने भी सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र थे उनको समान रूप से अवसर दिए गए थे, ठीक है, उनकी समान रूप से भूमिका यहाँ पर मानी गई थी। इसी के साथ में जो पश्चिमी जो देश थे वहाँ पर औद्योगिकरण थे, वो उसका जो प्रमुख कारण था वो था तकनीकी नवाचार। ठीक है, तो यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से पश्चिम में हम कह सकते हैं औद्योगिकरण हुआ था। इसमें नई मशीनें, इंजन और जो आधुनिक तरीके थे उनका उपयोग किया गया था। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो औद्योगिकरण था वो ब्रिटिश जो प्रौद्योगिकी थी, यानी कि जो ब्रिटेन के जो लोग ब्रिटेन से भारत में जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उद्योगों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, मशीनें, इंजन, तो उसके आधार पर ये निर्भर था। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, यहाँ पर भारी उद्योग जिसमें लौह इस्पात, कोयला, मशीनरी, तो इनमें ये जो उद्योग थे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग में कपड़ा उद्योग ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद में भी परिवर्तन आते गए, भारी उद्योगों को लगाना स्टार्ट किया था और जो प्रौद्योगिकी उद्योग थे उनका भी विकास हो चुका था। ठीक है, पश्चिमी देशों की अगर हम उद्योग की बात करते हैं, यहाँ पर जो श्रमिक अधिकार थे उनका उभार हो चुका था, यानी कि श्रमिक यूनियन थी, आंदोलन थी, उनकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर हम भारत में आज की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें श्रमिकों की जो श्रमिक समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये पैटर्न है भारत के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जो उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था थी उसने हमारा जो जीवन था उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए, जिसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल थे, जिसमें कुछ अच्छे थे, कुछ नकारात्मक थे। सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव थे वो हमें देखने को मिलते हैं उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधुनिक विचार थे, संस्थाएं थी, उनकी शुरुआत अंग्रेजों के माध्यम से की जाती है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसका जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अंग्रेजों के द्वारा लिया गया है। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो सारा का सारा जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, वो अंग्रेजों से ली गई है। शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर चुके हैं, किस तरीके से अंग्रेजों के माध्यम से जो भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। सड़कों पर हम बाईं तरफ चलते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग है उसका जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अंग्रेजों से लिया गया है। हम सड़क के किनारे कुछ रेडी वगैरह देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं जहाँ पर हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं, तो वो अंग्रेजों से ली गई है, अंग्रेजों के माध्यम से शुरू की गई थी। भारत में एक हमें कंपनी देखने को मिलती है ब्रिटेनिया, तो उसका जो नाम है वो ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन से रिलेटेड है। विद्यालय वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में टाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आज के टाइम पे जो ड्रेस है हमारी उसका एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तो इस तरीके से जो हमारा जो जीवन है वो उपनिवेशवाद से प्रभावित है आज के टाइम में भी, वर्तमान समय में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो उपनिवेशवाद भारत में पहले शासनों से किस प्रकार भिन्न था। अगर हम बात करते हैं, भारत जो था, भारत में एक लंबा जो पीरियड है वो गुलामी का पीरियड रहा है। 1100 से लेकर 1947 तक जो भारत है वो कह सकते हैं दूसरों का गुलाम था। लेकिन जब 1600 के आसपास में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने कुछ जो परिवर्तन थे वो ऐसे लेकर आए थे जो अन्य शासकों से अलग थे, तो वो हमें बात करनी है। तो अगर हम बात करते हैं भारत में समय के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से, स्थान के अनुसार अलग अलग जो राजा थे उनका शासन रहा था, जो आज का जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में उसका निर्माण करते हैं। जो औपनिवेशिक शासन था वो इसलिए अलग था क्योंकि इसमें जो भी परिवर्तन आए थे वो काफ़ी ज़्यादा गहरे और भेदभावपूर्ण रहे थे। जिसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उन्होंने भूमि स्वामित्व के जो नियम थे उसमें परिवर्तन किया था, और ये भी इसमें परिवर्तन किया गया था कि कौन सी जो फसल है उसको उगाया जाएगा और कौन सी फसल को नहीं उगाया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गहरे थे और भेदभावपूर्ण थे।
दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि इसमें उत्पादन की जो प्रणाली थी, उनके वितरण की जो प्रणाली थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था। पेड़ों की कटाई की गई थी, बागान जो थे उनमें चाय की शुरुआत की गई थी, और इसी के साथ में जो कानून वगैरह थे, जो जंगल वगैरह थे, उनके लिए कानूनों को बनाया गया था, जिसमें जो वहाँ के लोकल्स वगैरह थे, चरवाहा थे, गडरिये थे, उनका जंगलों में जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसकी वजह से उनका जो जीवन था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि समाज का एक वर्ग ऐसा था जो जो जितनी जंगल के संसाधन थे उनका उपयोग कर सकते थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल थे, गाँव के जो लोग थे, वो उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गहरे और भेदभावपूर्ण माने जाते हैं। इसी की वजह से जो उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था थी, अन्य शासकों की वजह से, शासनों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी, काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उपनिवेशवाद के कारण लोगों का जो आवागमन था वो किस प्रकार से बढ़ा था, तो लोगों की आवाजाही थी वो बढ़ने लगी थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि जो लोग थे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में काम करने के लिए अन्य कार्यों से आने लगे थे। झारखंड के जो लोग थे उस समय असम के जो चाय बागान थे वहाँ पर आते थे, ठीक है, उसके जो बागान थे वहाँ पर काम करने के लिए आते थे। तो उपनिवेशवादी जो शासन था उसमें जो भारतीय मजदूर थे, जो सेवाकर्मी थे, उनको एशिया, अफ्रीका और जो अमेरिका थे वहाँ पर काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद था, उसने लोगों, भारत के अंदर लोगों की आवाजाही को बढ़ाया था, उसको प्रोत्साहित किया था। उपनिवेशवाद के दौरान जो राष्ट्र राज्य है उसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई थी, उसका किस प्रकार से विकास हुआ था, उसके बारे में बात करनी है। अभी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है, तो वो किस वजह से होता है? वो ब्रिटेन की वजह से होता है, क्योंकि वो भारत के अंदर शोषण करते हैं और भारत के जो संसाधन होते हैं उनको लेकर जाकर अपना जो विकास होता है वो करते हैं। तो वहाँ पर हमें ये जो चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। तो उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्र राज्य की जो उत्पत्ति है, पाश्चात्य शिक्षा, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके माध्यम से हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो संसाधन वगैरह थे उनका शोषण किया जा रहा था, ठीक है, लोगों का शोषण किया जा रहा था। तो इसकी वजह से लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, सांस्कृतिक पहचान जागृत हुई, और इन लोगों ने इनके खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से जो राष्ट्र राज्य थे उसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में किन शहरों को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था तथा क्यों बसाया गया था? तो कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं तो जो जैब चौरनोक थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनके द्वारा 1690 में इसकी स्थापना की गई थई। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो 1661 में पुर्तगालियों के द्वारा जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनको दहेज के रूप में दिया गया था, और उसके बाद में 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, जो ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनके द्वारा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मद्रास की बात करते हैं तो जो मद्रास है उसकी स्थापना 1639 में हुई थी, और एक राजा थे, ठीक है, वहाँ से चंद्रगिरी की जो ज़मीन थी वो खरीद ली थी, और वहाँ से मद्रास की स्थापना हुई थी। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत की एक नई राजधानी के रूप में इसको विकसित किया गया था। अब इनके क्या क्या उद्देश्य थे? जैसे दिल्ली का आपको पता है क्या है, राजधानी के रूप में विकसित किया गया था, इसीलिए जो कलकत्ता था वो किस लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में इसका विकास हुआ था, और जो पूर्वी भारत है, बंगाल है, उसमें व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगर हम बॉम्बे की बात करते हैं तो पश्चिमी भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको संचालित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। भारत और जो यूरोप है उसके बीच में जो व्यापार है उसको सुगम बनाया जा सके, अच्छे से कंडक्ट किया जा सके, इसकी वजह से उसको विकसित किया गया था। अगर हम मद्रास की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में व्यापार को संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी स्थापना की गई थी। अब हमें बात करनी है नगरीकरण और औद्योगिकरण है, उसका क्या संबंध है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो नगरीकरण है, औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे नगरीकरण है वो बढ़ेगा तो औद्योगिकरण भी बढ़ेगा, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा वैसे ही नगरीकरण बढ़ेगा। अगर इसके विपरीत भी अगर हम जाते हैं तो जैसे जैसे नगरीकरण घटेगा उसी प्रकार से औद्योगिकरण कम होगा, जैसे जैसे औद्योगिकरण कम होगा उसी प्रकार से जो नगरीकरण है वो भी कम हमें देखने को मिलेगा। तो एक दूसरे के ये पूरक हैं, ठीक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, और समाज की जो संरचना होती है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने का काम करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद में जहाँ औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, वहीं नगरीकरण जो होता है औद्योगिकरण के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं उनको उपलब्ध करवाता है, उनको एक जो आधारभूत ढांचा होता है उसको प्रदान करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कुछ बिंदु हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं नगरीकरण और औद्योगिकरण आपस में जुड़े हुए हैं। तो नगरीकरण का जो कारण है वो औद्योगिकरण है, क्योंकि नगरीकरण को जब बढ़ावा मिलता है उसका जो मेन रीजन होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में अगर उद्योग लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अन्य अन्य जगह से उस जगह पर आकर लोग बस जाते हैं, तो वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं और नगरों का विकास होता है। नगरीकरण से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं संसाधन और
जो श्रमिक वर्ग होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो अन्य जगहों से एक जगह पर लोग जो होते हैं उद्योगों के आसपास में एकत्रित हो जाते हैं और जो श्रमिकों की जो मांग होती है उसको पूरा करते हैं। तो इसकी वजह से औद्योगिकरण होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। जो लोग होते हैं अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है उसमें संलग्न होते हैं और वहाँ से आर्थिक विकास हो जाता है उस क्षेत्र का। पर्यावरण पर भी हमें कई सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो उद्योग वगैरह लगते हैं तो उसकी वजह से कई सारी जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, हानिकारक जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं और पर्यावरण पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जातिगत जो समस्याएं होती हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं शहरों के अंदर, क्योंकि जो लोग होते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग जाति से आते हैं, उनका जो कल्चर होता है, उनकी जो संस्कृति होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर हमें सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है और समाज में जो भी संस्थाएँ होती हैं उनकी जो नियम होते हैं वो यहाँ पर हमें मतलब कह सकते हैं कम कठोर महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और कई जगह पर ये जो प्रभाव होते हैं गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो जातियों के लोग होते हैं उनके बीच में जो संघर्ष पैदा होता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आधुनिक जो जीवन शैली होती है और जो सेवाएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि जीवन जीने की जो शहरी जो पद्धति होती है उसका विकास हो जाता है और लोग नई नई जो जीवन शैली होती हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, एक दूसरे से संबंधित है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत में एम.एस.ए. राव के अनुसार भारतीय गांव पर नगरों के प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो एम.एस. राव एक जो समाजशास्त्री सोशोलॉजिस्ट थे और वो उन्होंने ये बात कही थी कि भारत में किस तरीके से जो गांव है शहरों के प्रभाव में आ रहे हैं। तो 3 प्रकार के उन्होंने गांव बताए थे, उनके बारे में बात करनी है। तो इस पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि जो भारत के कई गाँव हैं वो बहुत तेज़ी से नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं और इनकी जो प्रभाव की जो निर्भरता है वो किस पर डिपेंड करती है कि जो गांव है उनका शहरों के साथ कैसा संबंध है, कि गांव और शहर की जो संस्कृति है वो समान है, एक दूसरे से पास में है, ज़्यादा दूर हैं। तो इस चीज़ पर ये निर्भर करता है। उन्होंने 3 प्रकार के अलग अलग 3 प्रकार के प्रभाव बताए थे और उन्होंने बताया था इसी प्रकार से, ठीक है, जो नगरीकरण है वो हो रहा है भारत के अंदर। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे गाँव आते हैं जो जहाँ पे बहुत अच्छी जनसंख्या होती है, जो शहरों से दूर दराज इलाकों में स्थित होती है। ठीक है, और रोज़गार के लिए शहरों में चले जाते हैं। वे उन शहरों में रहते हैं और उनके जो परिवार होते हैं गांव में ही रहते हैं। तो वो शहरों से पैसा कमाकर गाँव में भेजते हैं और सारा काम होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार में उन्होंने बताया था कि जो औद्योगिक शहर होते हैं उनके जो निकट स्थित गांव होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया था, औद्योगिक शहर जब उभरते हैं तो उसके आसपास की जो भूमि होती है उस शहर का हिस्सा बन जाती है, जिसमें गांव होते हैं उसके आसपास में, वहाँ पर शहरों में प्रवासी जो कामगार होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो वहाँ पर जो बाज़ार होता है, जो मकान होते हैं उसकी मांग हो जाती है और बाज़ारों का विस्तार हो जाता है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो गांव में आ रही है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या आ रही है काम करने के लिए, तो उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो बाज़ार होते हैं उनका विस्तार शुरू हो जाता है। स्थानीय जो निवासी होते हैं उनका जो प्रवासी होते हैं, यानी कि जो काम करने के लिए जो लोग आते हैं, तो उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो संतुलित यहाँ पर करने की समस्या पैदा होती रहती है, क्योंकि जो लोग होते हैं अलग अलग जगहों से आते हैं तो उनके जो विचार होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो उनके बीच में जो संघर्ष है वो होना जायज़ है। यहाँ पर हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। तीसरे अगर प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात आती है, जो नगर हैं, महानगर हैं, उनका जब विकास होता है, उद्भव होता है, ठीक है, तो जो निकटवर्ती गांव होते हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। जैसे महानगरों का विकास होता है तो उनके आसपास की जो भूमि होती है तो वो भी महानगरों का एक हिस्सा बन जाती है और उसको महानगरों के विस्तार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नगरों के विस्तार में कुछ जो सीमावर्ती गांव होते हैं पूरी तरह से नगर के प्रभाव में विलीन हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ पर लोग नहीं रहते, यानी कि महानगर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोगों का निवास नहीं होता है, तो वो नगरीय विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 1 और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो होते हैं ख़त्म। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि समाज में अलग अलग तरह की जो संस्कृतियाँ होती हैं वो देखने को मिलती हैं, अलग तरह की जो जीवन पद्धतियाँ होती हैं, जीवन शैली होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो उनमें जो परिवर्तन आते हैं वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने बहुत से सामाजिक जो मुद्दे थे उनको उठाया था, तो वे क्या थे उनके बारे में बात करनी है। अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं और आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो इनके बीच में जो एक जो ट्रांजिशन वाला जो पीरियड था
ठीक है, जहाँ से मध्यकालीन जो भारत था वो खत्म हो रहा था और आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हो रही थी, तो उसके बीच में वाला जो हिस्सा था वो जो था वो समाज काफ़ी ज़्यादा कुरीतियों से प्रभावित था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सती प्रथा, बाल विवाह विवाह विधवा पुनर्विवाह निषेध, जातिगत भेदभाव, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो एक जो नेता थे, एक समाज सुधार की हम उपाधि दे सकते हैं, वो थे राजा राम मोहन रॉय, और ये इन चीज़ों के खिलाफ बात करते हैं। और 19वीं शताब्दी से आधुनिकता के रूप में ये जो आंदोलन थे वो चलाए जा रहे थे, क्योंकि अगर हम विश्व की बात करते हैं वो धीरे धीरे आधुनिक हो रहा था, वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और जो धर्मनिरपेक्षता जैसे कॉन्सेप्ट थे वो सामने आ रहे थे। तो ऐसे में जो भारतीय समाज था इन प्रथाओं से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित था, क्योंकि ये जो प्रथाएं थी वो समाज को पीछे लेकर आने का काम करती थी, और अगर हम विश्व की बात करते हैं वो आगे बढ़ रहा था। तो आधुनिकता के रूप में ये जो आंदोलन थे उनको स्टार्ट किया गया था और इनके विरुद्ध इन आंदोलनों को चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो सती प्रथा का विरोध करते हैं, और इसके लिए वो आधुनिक सिद्धांत यानी कि जो नए नए विचार थे उनका हवाला देते हैं, और जो पुराने हिंदू शास्त्र थे, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ थे, उनकी बात करते हैं, और ये कहते हैं कि कहीं पर भी सती प्रथा का जिक्र नहीं होता है। सती प्रथा आपको पता है एक बहुत अमानवीय प्रथा थी, जिसमें एक जो महिला होती थी अगर उसका पति मर जाता था तो जिंदा उसके पति के साथ में चिता में उसको जला दिया जाता था। ठीक है, तो इसको अमानवीय प्रथा कहा जाता था। उसके बाद में कंदुकुरी वीरेशलिंगम आते हैं और ये कहते हैं कि जो न्याय के जो नए नए तर्क होते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, और ये कहते हैं कि जो न्याय देने का जो काम है, जो जितने भी जाति व्यवस्था के जो नियम है उनके आधार पर ना होकर अलग अलग जो तथ्य होते हैं, अलग अलग जो तर्क होते हैं उनके आधार पर किया जाना चाहिए। और ये जो नियम होते हैं वो द सोर्स ऑफ नॉलेज जो उनकी पुस्तक होती है उनके द्वारा लिखी जाती है उसमें बताते हैं। इसके बाद में एमजी रनाडे आते हैं, गोविंद महादेव रनाडे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये विधवा जो विवाह होता है उसके समर्थन की बात करते हैं, और इसके लिए वो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ होते हैं, शास्त्र होते हैं, उनकी सहायता लेते हैं और एक बुक का निर्माण करते हैं जिसका नाम है द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। ठीक है, तो इसकी रचना करते हैं। इसमें जो विधवा पुनर्विवाह के जितने नियम होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार बताए जाते हैं तो उसकी बात करते हैं, और विधवा जो पुनर्विवाह होते हैं उसकी स्वीकृति की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जो वेद वगैरह हैं, भारतीय जो वेद हैं, वो इसकी व्याख्या करते हैं विधवा पुनर्विवाह की। ठीक है, तो ये बात की जाती है। उसके बाद में हमें कुछ संस्थाओं के नाम बताने हैं जो 20वीं सदी में आधुनिक सामाजिक संस्थान थे उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले ब्रह्म समाज आती है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की जाती है। आर्य समाज आता है जिसकी स्थापना पंजाब में होती है, और ब्रह्म समाज जो है बंगाल में काम करता है। उसके बाद में 1914 में जो अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम की स्थापना होती है, जो भारतीय में एक राष्ट्र स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए एक संगठन होता है। उसके बाद में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आता है, और कांग्रेस आती है जो सामाजिक संगठन के रूप में काम करती है। इसके बाद में आता है पश्चिमीकरण किसे कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन किसे कहते हैं। तो जैसे जैसे उपनिवेशवाद भारत में आता है तो उनकी जो जीवन शैली होती है उसको भारत के जो भारतीय लोग होते हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है, यानी कि जो भारत है वो पश्चिम के रंग में रंगता जा रहा है, तो उसी को पश्चिमीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी सांस्कृतिक प्रतिमान से, उस पैटर्न से है जिसमें भारतीयों के द्वारा उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आते हैं, यानी कि उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, और इन्होंने पश्चिमी जो प्रतिमान होता है उसके जितने चिंतन के प्रकार होते हैं, स्वरूप होते हैं, जीवन शैली होते हैं, उनको स्वीकारते हैं, उसका समर्थन करते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। यह भारतीय समाज और संस्कृति में 150 सालों में, यानी कि 150 सालों तक हम कह सकते हैं कि जो भारत था वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, तो उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आते हैं वो पश्चिमीकरण कहलाते हैं। अब हमें इन चीज़ों का अर्थ बताना है, एक है संस्कृतिकरण और एक है विसंस्कृतिकरण। जैसे जैसे संस्कृतिकरण होता है वो बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जो विसंस्कृतिकरण है वो भी होता है। दोनों की बात करते हैं। संस्कृतिकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उच्च जाति या जनजाति जो निम्न जनजाति या जाति है वो उच्च जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श होते हैं, विचारधारा होते हैं, उनका पालन करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनकी जीवन पद्धति को जब निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है तो वो संस्कृतिकरण कहलाता है। और ये जो शब्द था संस्कृतिकरण वो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं विसंस्कृतिकरण की, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, निम्न जाति की जो जीवन पद्धति है, संस्कृति है, वो खत्म होती जाती है। ठीक है, उनकी जो संस्कृति है उसका महत्व घटता जा रहा है,
ठीक है, तो उसको विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। तो विसंस्कृतिकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति या समाज जो है अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको धीरे धीरे खोता जाता है, तो उसको विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। जब एक समाज दूसरी संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव में आ जाता है, यानी कि अभी हमने संस्कृतिकरण की बात की है, तो जहाँ पर उच्च जाति के जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है उसको निम्न जाति की संस्कृति के लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो ऐसे में जो निम्न जाति है उनकी जो संस्कृति है, उनके जो मूल्य हैं, उनका जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ये निम्न जाति के जो लोग हैं वो उच्च जाति के प्रभाव में आ रहे हैं, तो उनका जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, तो इसी को विसंस्कृतिकरण कहा जा सकता है। ठीक है, उनकी जो मौलिक संस्कृति है उसकी पहचान कमजोर या फिर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के बेसिकली दो मतलब हो सकते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम बात करेंगे जो पश्चिमी अर्थ है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे जो भारतीय अर्थ है उसके बारे में। पश्चिमी अर्थ में इसको ये कहा जाता है कि जो धर्म है और राज्य है उसके बीच में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। यानी कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, तो ये पश्चिमी अर्थ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। अगर हम भारतीय अर्थ की बात करते हैं तो धर्म जो एक होता है, एक माध्यम होता है जिसमें समाज में अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि जो धर्म होता है वो राज्य को मार्गदर्शित करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात की जाती है, लेकिन हमें पश्चिमी संदर्भ में इसको समझना है, तो धर्म के प्रभाव में कमी आना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। आधुनिक समाज जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा पंथनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष होता है, और यहाँ पर जो राज्य होता है और जो धर्म होता है उनके बीच में कोई भी हमें संबंध नहीं देखने का मिलता है। जैसे अगर इसमें हम उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आधुनिक समाज में जो धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे मंदिर, मस्जिद वगैरह, और जो लोग हैं उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, और ये जो चीज़ें होती हैं, धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं, उनके बीच उनमें जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कहा जाता है कि इनके बीच में जो दूरी बढ़ती है, इसी को धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण माना जा सकता है। फिर हम बात करते हैं आधुनिकता के विषय में। जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है, यानी कि फंडामेंटल जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, जो जो मॉडर्निटी है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की जाती है कि जो समाज में परिवर्तन होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो जागृत होने लगती है। यानी कि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन की जो क्षमता होती है वो आने लगती है, तो हम कह सकते हैं समाज जो है वो आधुनिक होता जा रहा है। इसके अंदर जो सीमित, संकीर्ण या फिर जो स्थानीय दृष्टिकोण होता है वो कमजोर पड़ जाता है, यानी कि हमारा जो सोचने का जो तरीका होता है वो उसमें कमजोर पड़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो सार्वभौमिक और जो विश्वजनीन दृष्टिकोण होता है, जिसको एक बड़े स्तर पर मान्यता मिली होती है और जिसको सभी लोग मानते हैं, उसको महत्व दिया जाता है, उसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में उपयोगिता और जो विज्ञान होता है उसकी सत्यता को यहाँ पर महत्व दिया जाता है, यानी कि यूटिलिटी, कोई भी जो चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या उपयोगिता है, और क्या ये साइंटिफिक रूप से साइंटिफिक प्रूफ है, क्या ये सही है या फिर नहीं है, तो इस चीज़ को आधुनिकता में माना जाता है। जो आधुनिकता के रूप में जो धर्मनिरपेक्षता है वो भी बढ़ती रहती है, और यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक स्तर हो, वहाँ पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि समाज को। लेकिन अगर हम बात करते हैं आधुनिकता से पहले की, जो समाज आधुनिक नहीं होते वहाँ पर समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और व्यक्ति को कमज़ोर माना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो व्यवसाय चुनने की जो स्वतंत्रता होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आधुनिकता में जो चुनने की स्वतंत्रता होती है वो यहाँ पर लोगों को दी जाती है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है कि जो व्यवसाय आपके माता पिता कर रहे हैं आपको भी वही अपनाना पड़े। जैसे हमने बात की थी जो जातिगत व्यवस्था थी, तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उस जाति में पैदा होता है तो उस जाति से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उनको कर सकता है। लेकिन आधुनिकता के रूप में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर कोई भी व्यवसाय, किसी भी प्रकार की जो पसंद करने की जो स्वतंत्रता होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में कार्य का जो चुनाव होता है आपकी इच्छा पर आधारित होता है, यानी कि आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं, कौन सा काम नहीं करना चाह रहे हैं, ना कि आपके जन्म के आधार पर। ठीक है, तो जाति व्यवस्था थी वो आधुनिक नहीं थी। इसके बाद में पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता, उसमें क्या संबंध है, उसमें क्या अंतर है, वो हमें बताना है। तो पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन और जो सेकुलरिज्म है, दोनों ही आधुनिकता की ओर बढ़ते समाजों में महत्वपूर्ण विचार और प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। यानी कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा वहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न थॉट है वो बढ़ेंगे, और सेकुलरिज्म में वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इनके बीच कई तरह के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। किस तरीके से जो पश्चिमीकरण है वो आधुनिकता को बढ़ाता है, धर्मनिरपेक्षता है वो आधुनिकता को बढ़ाती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमीकरण के बारे में। तो पश्चिमीकरण क्या है कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी संस्कृति को जब अन्य जो देश हैं वो फॉलो करते हैं तो पश्चिमीकरण कहलाता है। इसमें विज्ञान, तर्कवाद, आधुनिक शिक्षा ये सब शामिल होती हैं। इसी के बाद हम धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते आए हैं कि जो राज्य होता है उसका धर्म से कोई भी सरोकार नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। जो
समाज होता है किसी विशेष धर्म का समर्थन ना करके सभी धर्मों के बीच में जो समान दृष्टिकोण होता है उसको बढ़ाता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं पश्चिमीकरण के साथ साथ में आधुनिक राजनीतिक स्वरूप, सामाजिक और जो सांस्कृतिक विचारधाराएं होती हैं उनका प्रसार होता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता भी शामिल होती है। यानी कि पश्चिमीकरण जब प्रसारित होता है तो वहाँ पर हमें अलग अलग जो विचारधाराएं होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें कुछ जो राजनीतिक अधिकार होते हैं उनकी बात की जाती है, राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी बात की जाती है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सामाजिकता है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी एक प्रमुख विचारधारा रहती है, क्योंकि सामाजिकता में ये बात की जाती है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी के साथ में जो समानता होती है वो दी जाए, समाज में जितने वर्ग होते हैं सभी लोगों को अधिकार मिले और सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक है। सांस्कृतिक विचारधाराएं उनको प्रभावित होती है, इसी के साथ में जो धर्मनिरपेक्षता होती है वो उसका भी प्रसार होता है पश्चिमीकरण के साथ में। पश्चिमी समाजों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पुनर्जागरण काल देखने को मिलता है, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, ठीक है, तो उसके विकास ने धर्म और राज्य है उसको अलग करने की दिशा निर्देश दिए हैं, उसके दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यानी कि जैसे जैसे पश्चिमीकरण बढ़ता गया उसने धर्म और जो राज्य है उसके बीच में दूरी को बढ़ाने का काम कर दिया, कि जो धर्म होगा वो व्यक्तिगत होगा और जो शिक्षा होगी वो सामाजिक होगी। यानी कि शिक्षा को सामाजिक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और जो धर्म होगा वो व्यक्तिगत हो जाएगा, जो धर्म होगा वो व्यक्ति की पर्सनल आस्था हो जाएगी, ठीक है। तो ये पश्चिमीकरण के माध्यम से इसको बढ़ावा मिलता है। जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण पर एक नोट लिखें। तो जो जाति है वो राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज़्यादा कार्य कर रही है, क्योंकि पहले हमने देखा था जो जाति थी समाज को संचालित करने का काम कर रही थी, लेकिन जो समाज की जो संस्था थी उसमें परिवर्तन आते हैं और इसका जो रूप है वो बदल जाता है और ये अब एक सामाजिक संस्था न बनकर एक दबाव समूह के रूप में काम कर रही है आज के टाइम पे। तो भारत में जाति संगठनों और जातिगत जो राजनीतिक संगठन है उनका विकास होता है और ये एक दबाव समूह के रूप में काम करती हैं और अपनी मांगों बनवाने के लिए जो सरकार होती है, जो अन्य संगठन होते हैं उन पर दबाव डालती है। तो ये जो बदलती हुई भूमिका इसी को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा जाता है, ठीक है, जाति का धर्म निरपेक्षीकरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संस्कृतिकरण भेदभाव असमानता को बढ़ावा देता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। संस्कृतिकरण किस तरीके से असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है, कि ये कहा जाता है कि जो संस्कृतिकरण है उसके माध्यम से वो एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करता है जिसमें ये मान लिया जाता है कि जो भी उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों का शोषण करें, ये उनका एक प्राकृतिक अधिकार होता है। तो अभी हमें इसके बारे में बात करनी है। तो ये कहा जाता है संस्कृतिकरण एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो असमानता पर आधारित है, यानी कि लोगों के साथ भेदभाव करना एक उनका अधिकार हो जाता है। समाज जो होता है पवित्र और अपवित्र का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके महत्व पर जोर देता है, यानी कि पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण होता है, विभाजन होता है, वो सही होता है संस्कृतिकरण के माध्यम से। पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाता है, यानी कि उनको सही माना जाता है। उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के जो प्रति भेदभाव होता है उसको एक प्रकार का जो विशेषाधिकार होता है वो माना जाता है, और ये माना जाता है संस्कृतिकरण के द्वारा कि उच्च जाति द्वारा जो निम्न जाति का जो शोषण किया जाता है वो सही होता है। उसके बाद में संस्कृतिकरण की विभिन्न स्तरों पर आलोचना हुई है, उसके बारे में हमें बात करनी, इस विषय में विस्तार से बताइए। तो कुछ जो व्यक्ति होते हैं असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में असमानता और भेदभाव समाप्त नहीं होते हैं। यानी कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में जो असमानता पर आधारित जो पैटर्न होता है उसमें अपना योगदान देते हैं और अपना जो विकास होता है वो कर लेते हैं, लेकिन हमें बड़े लेवल पर ये चीज़ें इसमें कमी देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि समाज में उस समय भी असमानता है, भेदभाव है, वो रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। उच्च जाति की जो जीवन शैली होती है उसको उच्च और निम्न जाति की जो जीवन शैली होती है वो निम्न होती है। तो ये मान लिया जाता है कि एक प्राकृतिक इच्छा हो जाती है कि निम्न जाति की जो जीवन शैली है वो निम्न है, उनके रहने का तरीका है, उनकी जो संस्कृति है वो निम्न है। उच्च जाति के जो लोग हैं उनकी संस्कृति अच्छी है, तो अच्छी चीज़ को जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसको प्राकृतिक मान लिया जाता है। इसी के साथ में उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार मान लिया जाता है। उच्च जाति के जो अनुष्ठान होते हैं, रीति रिवाज, व्यवहार, उनको संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से महिलाओं के बीच में जो असमानता होती है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो उनको भी असमानता का सामना करना पड़ता है, जैसे दहेज वगैरह की जो प्रथा होती है वो बढ़ती है इसकी वजह से, क्योंकि अगर उच्च जाति के जो लोग हैं उनके बीच में जो दहेज की जो प्रणाली हो रही है, दहेज की जो प्रक्रिया हो रही है, लेन देन हो रहा है, वो
हम कह सकते हैं वो उसके लिए कैपेबल हैं, ठीक है। लेकिन वही संस्कृति को जब निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से महिलाओं पर दबाव पड़ता है, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि दहेज दिया जाए, तो इसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा असमानता का सामना करना पड़ता है, उनका शोषण होता है। दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत जो पक्ष होते हैं, यानी कि उनसे संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं उनको भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। तो जो लोग होते हैं, निम्न जाति के जो लोग होते हैं हम कह सकते हैं समाज में जो कुछ कार्य होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, उनको करते हैं। तो समाज में जैसे बाल काटना उनको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो उनसे जुड़े हुए जो पक्ष होते हैं उनको भी पिछड़ापन मान लिया जाता है, और जो इन कार्यों को करता है तो वो भी पिछड़ापन का एक हिस्सा होता है, पिछड़ा व्यक्ति होता है वो। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, औपनिवेशिक भारत में आधुनिक बदलाव के विषय में कुछ तथ्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें ये चीज़ हम बात कर चुके हैं किस तरीके से औपनिवेशिक जो भारत था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, उसने समाज में बदलाव लेकर आया था। तो आधुनिक जो शिक्षा थी उसका आरंभ औपनिवेशिक जो व्यवस्था थी उसके माध्यम से किया जाता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है उसमें 1 लाख खर्च करने की बात की जाती है, उसके बाद में मैकाले आते हैं, फिर बूट डिस्पैच आता है। तो इस तरीके से जो प्रक्रियाएं होती हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव रखने का काम होता है वो अंग्रेजों के माध्यम से होता है। उसके बाद में पश्चिमी जो विचारधाराएं होती हैं उनका प्रसार होता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, और अधिकारों जैसी मांगें होती हैं वो यहाँ पर उठ के आती हैं। सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय होता है, क्योंकि समाज में जो नए नए विचार होते हैं, समानता के जो विचार होते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं और आधुनिकता को फॉलो करने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो इसकी वजह से समाज में सुधार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक चेतना, जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, राष्ट्रीय चेतना होती है वो मजबूत होती है और राष्ट्रवाद का विकास होता है, और जो लोग होते हैं बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं और देश की आज़ादी के लिए काम करते हैं। उसके बाद में धार्मिक और जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम होता है, धर्म में, संस्कृति में जो भी कुरीतियाँ होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है। तो ये जो सारा का सारा काम था वो अंग्रेज़ों के माध्यम से भारत के अंदर किया गया था, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो चैप्टर 2 है वो होता है ख़त्म। तो हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। अभी तक हमने ये समझा है किस तरीके से समाज, जो हमारा समाज है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम ये समझेंगे कि उनका जो प्रभाव है वो गांव में किस तरीके से पड़ रहा है, गांव में किस तरीके से विकास हो रहा है, ठीक है, गांव में किस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे। अब ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो जब भारत में आज़ादी आई थी उससे पहले किस तरीके से काम हुआ था गाँव में और उसके बाद में किस तरीके से काम हुआ था, हमें इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो कृषक समाज है संरचना, इसे आप क्या समझते हैं? कृषक समाज संरचना यानी कि जो जो कृषक समाज है उसकी बनावट किस तरीके से हो रखी है, उसकी संरचना किस तरीके से हो रखी है, हमें वो बताना है। तो जो कृषक समाज है वो जाति व्यवस्था द्वारा निर्मित है, यानी कि पूरी की पूरी अगर हम कृषि जो कम्युनिटी है उसके बारे में बात करते हैं, कृषक समाज की बात करते हैं, वो जाति व्यवस्था के जितने भी नियम है उनको फॉलो करती है, उनके अनुसार इस समाज को बनाया गया है। कृषक समाज संरचना से तात्पर्य उस समाज से है जहाँ कृषि और उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं जीवन की मुख्य धुरी होती हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं वो कृषि या फिर उससे संबंधित जितनी गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित होती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार के समाज में अधिकांश जो जनसंख्या होती है कृषि, पशुपालन और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर निर्भर होती है, उस पर आधारित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कृषक समाज में भूमि का महत्व क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम भूमि की बात करते हैं तो उत्पादन का एक साधन होता है, क्योंकि भूमि के माध्यम से ही अगर हम बात करते हैं जो खाने की जो चीज़ें होती हैं उसको उत्पादित किया जाता है, हमारी जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसका उत्पादन जो होता है वो कृषि के माध्यम से ही होता है, ठीक है, भूमि के माध्यम से ही होता है। तो भूमि जो होती है एक उत्पादन का माध्यम होती है, संपत्ति का एक प्रकार होता है कि भूमि जिसके पास ज़्यादा होती है उसके पास ज़्यादा आर्थिक शक्ति होती है, हम कह सकते हैं आर्थिक शक्ति होती है उसके पास में। जैसे अगर हम बात करते हैं भूमि को संपत्ति का एक प्रकार जो है वो बहुत लंबे टाइम से माना जाता है। उच्च जातियों के पास में ज़्यादा भूमि होती है तो इसी वजह से उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शक्ति होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके पास में कम भूमि होती है, इसीलिए वो आर्थिक रूप से पैसों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो एक संपत्ति का प्रकार होता है, उसी को एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। जीविका का एक प्रकार होता है, क्योंकि जो किसान वगैरह होते हैं उनका जीवन जीने का जो तरीका होता है वो कृषि पर ही निर्भर करता है, ठीक है। वो कृषि से उत्पादित जो सामान होता है उसका उपयोग करके अपनी जो जीविका होती है उसको चलाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जीविका एक प्रकार होता है। जीने का एक तरीका भी होता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति होती है, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो कहीं ना कहीं कृषि से या फिर भूमि से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं विगार से क्या मतलब होता है, तो विगार में
बिना भुगतान किए जो मजदूरी होती है वो किया जाता है, ठीक है। यानी कि बेगार से तात्पर्य ऐसी मजदूरी है जिसमें बिना किसी भुगतान के किए जाने वाला श्रम या फिर काम होता है, ठीक है, जिसे व्यक्ति जो होता है अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए बाध्य होता है। जिसमें जैसे अगर हम बात करते हैं बंधुआ मजदूरी, तो उसमें किसी भी प्रकार का जो भुगतान होता है वो नहीं किया जाता, और व्यक्ति उसको करने की जो इच्छा होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, वो उसके लिए मजबूरी में वो काम करता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का शोषण होता है जहाँ पर लोगों के साथ में शोषण किया जाता है, जहाँ व्यक्ति को किसी प्रकार का मेहनताना या फिर जो मजदूरी होती है वो नहीं दी जाती है, फिर भी उसे कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। ये जो विवश करने का जो काम होता है जाति के आधार पर किया जा सकता है, धर्म के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स घटनाएं किसे कहा जाता है। तो मैट्रिक्स घटनाएं कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पर अलग अलग कारक मिलकर एक घटना बन जाते हैं, ठीक है। कारकों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बन जाती है, उसी को मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, कारकों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बन जाती है। जैसे अलग अलग जो कारक होते हैं किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कारणों से किसान आत्महत्या कर लेते थे, इसी को मैट्रिक्स घटनाएं कहा गया है। भारत में किसान जो है सदियों से सूखे, फसल ना होने अथवा जो ऋण या फिर जो लोन होता है उसकी परेशानी के कारण उसका सामना करते हैं, और इसी के चलते वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और इसी को मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो कारक हैं वो मिलकर एक घटना बन रही है, तो इसीलिए इसको मैट्रिक्स घटना के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, रैयतवाड़ी जो प्रथा है वो क्या होती है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अंग्रेजों ने 3 जो व्यवस्थाएं थी उसको समय समय पर लागू किया था। सबसे पहले जमींदारी प्रथा थी, जिसमें टैक्स कलेक्शन का जो काम था वो जमींदार के हाथों दे दिया जाता था, और जमींदार पूरे गांव से, उसके अंडर में जितने भी गांव आते थे उससे टैक्स कलेक्ट करता था किसानों से और उसको अंग्रेजों को देता था। तो ये जमींदारी प्रथा थी। उसके बाद में आती है महलवाड़ी प्रथा, जिसमें क्या होता है, जो कृषक समाज था उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि किसानों से टैक्स कलेक्ट करके और वो अंग्रेजों को देता था। उसके बाद में एक रैयतवादी प्रथा आती है, रैयतवाड़ी प्रथा, रैयत का मतलब होता है किसान। तो जो अंग्रेज होते हैं डायरेक्ट किसानों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जो टैक्स कलेक्शन का काम होता है अंग्रेजों के माध्यम से किया जाता है। तो जो किसान होते हैं डायरेक्ट अंग्रेजों तक जो टैक्स होता है वो पहुंचाते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा एक कृषि व्यवस्था थी, से विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अपनाया गया था। इसका जो उद्देश्य था, भूमि कर का संग्रहण सरल और सीधे तरीके से किसानों से किया जाए। इससे 1820 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था भारत के अंदर, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में बात होगी। आज़ादी के बाद भारत की कृषि स्थिति क्या थी। तो भारत में अगर हम बात करते हैं कृषि की स्थिति के बारे में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय परंपरागत जो विधियां थी वो चलाई जा रही थी, जिसमें कृषि करने की, जो खेती करने के जो तरीके थे, चाहे औजारों की बात करते हैं चाहे बीजों की बात करते हैं, ठीक है, तो पुराने तरीकों को अपनाया जा रहा था। भूमि का असमान वितरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उच्च जाति के जो लोग थे उनके पास ज़्यादा भूमि थी, और उच्च जाति में लोगों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं निम्न जाति की, तो वहाँ पर लोगों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास जो भूमि का हिस्सा था वो काफ़ी कम था। तो यहाँ पर हमें असमान वितरण देखने को मिलता है। कृषि उत्पादन की कमी थी, क्योंकि यहाँ पर जो बीज वगैरह थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह थे, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो इसी वजह से यहाँ पर कृषि उत्पादन जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था। सामाजिक समस्याएं और सांस्कृतिक जो समस्याएं थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं भारतीय समाज के अंदर। तो यहाँ पर हम ये जाति व्यवस्था से संबंधित नियम कानून होते हैं उनको समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था के द्वारा ये जो नियम थे उनको लागू कर दिया गया था। इसकी वजह से भारत में जो कृषि थी वो प्रभावित हुई थी। अब यहाँ पे अवसंरचना की कमी, यानी कि जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। जैसे सिंचाई, नहर वगैरह जो चीज़ें थी, तो उसकी हमें यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो ये भारत की जो स्थिति आज़ादी के बाद में कृषि से संबंधित इसका वर्णन हो चुका है। इसके बाद में कृषि मजदूरों के संचार यानी कि सर्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में बात करनी है। तो हरित क्रांति के बाद में मजदूरों तथा भूमि स्वामियों के बीच में जो पारंपरिक संबंध थे वो टूटने लगे थे, क्योंकि जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो जो लोग थे वो किससे संबंधित थे, भूमि स्वामी से, उनकी भूमि पर ही संबंधित थे, ठीक है। तो जब हरित क्रांति आ चुकी थी तो उसकी वजह से जो भूमि स्वामी थे या फिर जो मजदूर थे उनके बीच में जो संबंध थे, पुराने संबंध थे, वो टूटने लगे थे। अब इससे ये हुआ था, हरित क्रांति में आपको पता है कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कृषि से काफ़ी ज़्यादा संपन्न हो गए थे और वहाँ पर कृषि की मांग उठने लगी थी। तो हरित क्रांति से संपन्न जो क्षेत्र थे उसमें कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। तो एक मौसमी पलायन का हमें स्वरूप देखने को मिलता है, जहाँ पर हजारों मजदूर अपने गांव से अधिक संपन्न क्षेत्रों की तरफ संचार करते हैं, ठीक है, और उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर मजदूरों की अधिक मांग और उच्च मजदूरी उनको मिलती है, यानी कि जो वेजेस होते हैं उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है उन क्षेत्रों की तरफ जाते हैं और इसी को
ठीक है। इसी को मजदूरों का संचार या फिर सर्कुलेशन कहा जाता है। पुरुष जो है समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूर की खोज में प्रवास कर जाते थे दूसरे गांव में। ठीक है, तो इसी को मजदूरों का संचार या फिर सर्कुलेशन कहा जाता है। मजदूर कृषि मजदूरों का महिलाकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि कृषि मजदूर जो है उसमें महिला किस तरीके से शामिल होती है उसके बारे में बात करनी है। तो निर्धन क्षेत्रों में, यानी कि जो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं, परिवार के पुरुष जो होते हैं सर्वस्व वर्ष यानी कि पूरे वर्ष जो होते हैं गांव के बाहर रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पुरुषों से संबंधित जो गांव के काम होते हैं वो महिलाएं करती हैं। तो जो गांव के बाहर काम करने में बिताते हैं, जो कृषि मूल रूप से महिलाओं का एक कार्य बन जाती है। जो महिलाएं होती हैं मूल रूप से कृषि का कार्य करने लगती हैं। तो महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही थी, इसी को ही कृषि मजदूरों का महिलाकरण कहा गया था। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी बहुत सी सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं एवं प्रतिमान है किस प्रकार हमारी कृषक पृष्ठभूमि से संबंधित होती हैं, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। यानी कि जो हमारी परंपराएं होती हैं किस प्रकार से कृषि से संबंधित होती हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो ग्रामीण भारत की जो सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है दोनों कृषि और कृषि जीवन पद्धति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमारी बहुत सी जो सांस्कृतिक रस्में कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में हम जो नववर्ष मनाते हैं वो जो त्यौहार होते हैं कृषि से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी, और अगर हम पश्चिम बंगाल में जाते हैं काल वैसाखी, ये जो त्यौहार होते हैं वो कृषि से संबंधित होते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृतियाँ होती हैं वो कृषि से डायरेक्टली संबंधित होती हैं। ये सब जो त्योहार होते हैं फसल काटने के समय मनाए जाते हैं और नई कृषि मौसम के आने की घोषणा करते हैं। यानी कि जब ये कटेंगी, जब इस टाइम पे जो फसलें होती हैं वो कटती हैं और नई कृषि जब उगाई जाती है तो उसी की घोषणा ये जो त्योहार होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारत में किसानों में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो जो किसान है सदियों से सूखे, फसल न होने, ऋण के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, इसी की परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि सूखा है और सरकार के द्वारा कोई भी जो ऐसी व्यवस्था है सिंचाई को बढ़ाने के लिए वो नहीं की जाती है। फसल नहीं होती है क्योंकि सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसकी वजह से उत्पादन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। और जो किसान होते हैं फसल उगाने के लिए, जो साहूकार होते हैं, भूमि स्वामी होते हैं, तो उनसे क्या होता है ऋण लेते हैं और वो उन चीज़ों को चुका नहीं पाते क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो परेशानी का सामना करते हैं। तो इनकी जो आत्महत्या करने के जो कारण है उसमें सबसे पहले उत्पादन लागत है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसी की वजह से जो किसान होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो उसको लेने के लिए ऋण लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते हैं, इसी वजह से वो दबाव में आकर आत्महत्या या फिर सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। बाजार जो होते हैं स्थिर नहीं होती। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि होती है, किसी चीज़ की खेती की जाती है, तो उस समय उस खेती का जो हम कह सकते हैं उत्पाद करते हैं, जो उगाते हैं, उसका जो मूल्य बाजार में वो काफ़ी कम रहता है। ठीक है, और जिस समय नहीं उगाते उस समय जो मूल्य होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो इसी वजह से बाजार जो होता है स्थिर नहीं रहता है, इसी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं, अत्यधिक उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं। इसी वजह से खेती का ना होना यानी कि प्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है, इसलिए चिंता में आकर, दबाव में आकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। ग्रामीण समाज में कृषि संरचना का वर्णन करें कि ग्रामीण समाज जो है वहाँ पर जो किसान समाज है उसका किस तरीके से निर्माण हो रखा है उसके बारे में बात करनी है। तो ग्रामीण समाजों में हमें जाति और वर्ग उसके बीच में बड़े संबंध जो होते हैं बड़े जटिल देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ऊंची जाति वाले के पास में अधिक भूमि होती है, हम ये सोचते हैं, लेकिन कई जगह पर ऊंची जाति जो होती है जैसे ब्राह्मण वगैरह ये भूस्वामी नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या काम करते हैं, ये जो अन्य जातियाँ होती हैं उनके पास काम करती हैं, ठीक है, एज अ मजदूर। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के जो लोग होते हैं वो अन्य वर्ण के होते हैं, यानी कि उनका जो धर्म होता है या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो जाति होती है वो अलग होती है। एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं, वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमने बात की थी प्रबल जातियों के बारे में, तो वहाँ पर कुछ जो जातियाँ थी वो महत्वपूर्ण होती हैं, वो ऊंची जाति के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर भूस्वामी होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वे लोग जो होते हैं वो संख्या में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हमने पढ़ा था प्रबल जाति के बारे में। प्रबल जाति समूह जो काफ़ी शक्तिशाली होता है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। प्रबल जाति समूह के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा वर्ग होता है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर भूमि
सुधार के जो कार्यक्रम थे, भूमि सुधार जो कानून थे, उनको लागू किया गया था। इससे भूमि पर जो जमींदारों के जो अधिकार थे उनको छीन के, और जो भूमि पर अधिकार था वो कुछ जातियों को दे दिया गया था, और वो आगे चलकर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसी को प्रबल जाति कहा जाता है। तो उच्च जाति के जो लोग होते हैं निम्न जाति के लोगों से काम करवाते हैं और अपना जो लाभ है वो कमाते हैं। प्रबल जाति समूह के पास में ये लोग जो होते हैं कृषि मजदूर की तरह काम करते थे। समाज में अच्छी ज़मीन और उच्च जो किस्म की ज़मीन थी वो उच्च और मध्यम जाति के जो लोग थे उनके पास हमें देखने को मिलती है पूरी व्यवस्था के अंदर। उसके बाद में ग्रामीण समाज में जाति तथा वर्ग में क्या संबंध है उनके बारे में बात करनी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग और जाति संरचनाएं परस्पर संबंधित है, यानी कि एक दूसरे में हमें संबंध देखने को मिलता है। उच्च जाति के जो लोग होते हैं उसको उच्च वर्ग के अंदर रखा जाता है, निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनको निम्न वर्ग के अंदर रखा जाता है। उच्च जाति के जो लोग हैं उन लोगों ने गांव के जो संसाधन होते हैं उस पर, और जो श्रम होता है, ठीक है, उस पर अब उसको अपने नियंत्रण में कर रखा होता है, यानी कि उसको नियंत्रण में रखते हैं। गांव के जो संसाधन होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तालाब वगैरह की, कुआं वगैरह की, ठीक है, भूमि वगैरह की, तो वो उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। अभी हमें बात करनी है हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशक में जो कृषि परिवर्तन हुआ था उसके दौर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, आधुनिक कृषि का एक जो स्वरूप था वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग जो तकनीकी थी, प्रौद्योगिकी थी, उनको अपनाया गया था और कृषि में परिवर्तन किया गया था उसके उत्पादन में। हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, यानी कि सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और देश में जो खाद्य आत्मनिर्भरता है उसको हासिल करना, यानी कि खाद्य के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसने जो भुखमरी थी, गरीबी थी, उसको कम करने के लिए, ग्रामीण जो आजीविका थी उसमें सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई थी। इसमें अनुसंधान के माध्यम से विकसित गेहूं और जो चावल थे उसके बीज को बनाया गया था, और जो उच्च उपज देने वाले बीज थे, ठीक है, उसकी एक किस्म को विकसित किया गया था। तो इन्हीं को हरित क्रांति में उपयोग करके गेहूं और चावल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया था। यह कीटनाशकों, खादों और किसानों के लिए अन्य जो निवेश थे उस पर निवेश देने पर केंद्रित था, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स थे और जो खाद वगैरह थी, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था, ये सब की जाने पर ये केंद्रित थी। तो यही हरित क्रांति थी। इसके बाद में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में किस प्रकार वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति का हमने चैप्टर में जाना था कि हरित क्रांति जो थी, एक जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा था उसमें ज़्यादा फोकस किया गया था। तो वहाँ पर आर्थिक संपन्नता आ गई थी, वहाँ पर जो किसान थे उनको ज़्यादा लाभ मिला था। बाकी के जो अन्य क्षेत्र थे, जैसे बिहार की अगर हम बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, और जो दक्षिण क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो इससे अप्रभावित रहा था। तो वहाँ से हमें जो क्षेत्रीय असमानता थी वो देखने को मिलती हैं। तो हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई जो तकनीकें थी उनका उपयोग किया, लेकिन इससे क्षेत्रीय जो असमानताएं थी वो बढ़ने लगी थी। नई तकनीकें और संसाधन केवल उन इलाकों में पहुंचे जहां पहले से अच्छी सिंचाई और भूमि थी, यानी कि जहां पे अच्छी भूमि और अच्छी सिंचाई की जो व्यवस्था पहले से थी, सरकार ने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को टारगेट किया था। और जहां पर ऐसी जो व्यवस्थाएं नहीं थी, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। और अच्छी सिंचाई की जो व्यवस्था थी, भूमि की व्यवस्था थी, वो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिलती है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान का, और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश था वो आता है इसके अंदर, ठीक है। तो छोटे किसानों और उन क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी थी वहां ये तकनीकें नहीं पहुंच पाई, जिससे उनका जो उत्पादन था वो नहीं बढ़ा था। और इसी वजह से हम कह सकते हैं हरित क्रांति के कारण जो क्षेत्रीय असमानताएं थी वो उसमें वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, जो बड़े किसान इन नई तकनीकों का फ़ायदा उठाने में सक्षम थे, वे आर्थिक रूप से और अधिक समृद्धशाली हो गए, बल्कि जबकि जो छोटे किसान थे वो पीछे रह गए, यानी कि जिनके पास तकनीक को खरीदने का, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का में जो कैपेबल थे, वो पैसों से संबंधित, और जो मतलब हम कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाता, ठीक है। लेकिन जो उनके पास पैसा नहीं था वो किसान पीछे रह गए, वो गरीब ही रह गए। तो इसकी वजह से भी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर ये यहाँ पर असमानता में देखने को मिलती है। इस तरह हरित क्रांति ने धनी और गरीब किसानों के बीच की जो खाई थी उसको और गहरा कर दिया था। जॉन ब्रेमन का घुमटकर मजदूर, जो फुटलूज लेबर था, उससे क्या तात्पर्य है। तो हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की जो मांग थी वो बढ़ने लगी थी। पुरुष समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में प्रवास कर जाते थे अन्य गांव में, ठीक है। प्रवासन करने वाले जो मजदूर थे मुख्यतः सूखाग्रस्त
और कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से आते थे। करने वाले जो मजदूरों को जॉन ब्रेमर ने घुमक्कड़ मजदूर कहा था। यानी कि जो कुछ मजदूर थे वो हरित क्रांति के बाद में संपन्न जो क्षेत्र थे, जहाँ पर मजदूरों की मांग थी, जहाँ पर अच्छी मजदूरी दी जाती थी, वहाँ पर चले जाते थे और इन्हीं मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा जाता है जॉन ब्रेमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है संविदा कृषि, कॉन्ट्रेक्चुअल जो फार्मिंग होती है उसके बारे में बात करनी है कि जो खेती होती है उस जो खेत होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर कंपनी जो होती है अपनी पसंद की जो खेती होती है, जो उत्पाद होता है उसको उत्पादित करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो कृषि का भूमंडलीकरण का अर्थ भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में शामिल करना होता है। भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका किसानों पर असर पड़ता है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को उत्पादित करने लगते हैं जिनका जो महत्व होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा होता है। तो जैसे पंजाब, कर्नाटक जैसे इलाकों में किसानों द्वारा कंपनियों ने कुछ निश्चित जो फसलें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो किसानों ने जो कंपनियों से कुछ जो फसलें होती हैं वो कंपनियां खरीदती हैं तो उसके बारे में कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो इसी को संविदा कृषि के नाम से जाना जाता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा संविदा खेती पद्धति के तहत उगाई जाने वाली जो फसलों की जो पहचान होती है वो की जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों से फसलें खरीद लेती हैं, तो इसी को संविदा कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण समाज में नई क्षेत्रीय अभिजात वर्ग के उद्भव पर चर्चा करें। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पर नया नया जो वर्ग था, एलाइट क्लास था, वो आ रहा था सामने, क्योंकि कुछ जो समुदाय थे उनको हरित क्रांति का लाभ मिल चुका था। ठीक है, तो वो उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और वहाँ से इस वर्ग का हमें उदय देखने को मिलता है। तो प्रबल जातियों के किसानों ने कृषि के लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि जब उनको पैसा आने लगा तो उन्होंने कृषि का जो लाभ था अन्य जो क्षेत्र थे व्यापार वगैरह में उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और वो नए उद्यमी समूह का उदय होता है कि वो जो व्यापार भी करने लगते हैं और व्यापार करने के लिए जो उनके पास पैसा आया था वो कृषि से आया था। ठीक है, तो इसकी वजह से उद्यमी समूह का नए नए जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं उनका विकास होता है और ये लोग कस्बों की तरफ, जो कस्बे होते हैं उनकी तरफ पलायन कर जाते हैं, जिससे नए क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का उदय हुआ जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आज़ादी के बाद भारत में विभिन्न भूमि सुधार लागू किए गए थे, इनके विषय में लिखिए। तो भारत में आज़ादी आई थी उसके बाद में 3 जो महत्वपूर्ण भूमि सुधार थे उनको लागू किया गया था। तो 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला के रूप में शुरुआत इसकी की गई थी और इससे राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य के स्तर पर भी चलाया गया था और इसका इरादा इन परिवर्तनों को लाने का था। और ये जो परिवर्तन थे ये कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, इसमें सबसे पहले जो जमींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया था। यानी कि जो एक व्यवस्था थी जिसमें एक जो व्यक्ति होता था वो पूरे गाँव की या फिर बहुत ज़्यादा जो ज़मीन थी उसको अपने नियंत्रण में रखता था। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद में जो पट्टेदारी का जो उन्मूलन था, यानी कि जो लोग जमींदार की खेती पर काम करते थे उनको पट्टेधारक कहा जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी इसका उन्मूलन कर दिया जाता है और नियंत्रण अधिनियम कर दिया जाता है, यानी कि इसके जो नियम वगैरह होते हैं उनको निर्धारित कर दिया जाता है। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था वो था भूमि की हदबंदी, यानी कि एक व्यक्ति निश्चित जो भूमि होती है उसको अपने पास रख सकता था। ठीक है, तो इससे जो जमींदार वगैरह थे उनसे भूमि लेकर जो असल में उस खेती पर काम कर रहे थे जिनको पट्टेधारक कहा जाता था उनको वो अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, और भूमि की एक सीमा निश्चित कर दी जाती थी कि एक व्यक्ति इससे अधिक भूमि अपने पास नहीं रख सकता था। ठीक है, तो भूमि हदबंदी अधिनियम ये लाया गया था। तो इससे ये 3 परिवर्तन किए गए थे। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर 3 है वो होता है ख़त्म और आपकी जो बुक 2 है वो भी होती है ख़त्म। ठीक है, तो जल्दी हम इसके जो बुक 1 और बुक 2 के जो MCQs वगैरह हैं उनको स्टार्ट करेंगे और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।